हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले इसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, यानी तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंशों के बारे में एक वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिया है चैनल पर। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले कि जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड हुए हैं सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंशों की स्थिति, जिसका यह दूसरा क्लास है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। यह वंश पाल और प्रतिहार वंश के समकालीन था। जो राष्ट्रकूट वंश था यह पाल और प्रतिहार वंश के समकालीन था, जिसका संस्थापक दंतदुर्ग को माना जाता है। यानी राष्ट्रकूट वंश जो है इसका संस्थापक दंतदुर्ग को माना जाता है। दंतदुर्ग ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया और इस वंश की जो भाषा थी वह कन्नड़ थी। यानी राष्ट्रकूट वंश की जो भाषा है वो कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो दंतदुर्ग को माना जाता है, जिसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। और इस वंश की जो भाषा थी वो कन्नड़ थी। यह वंश पाल एवं प्रतिहार वंश के समकालीन था, तो आप इसे याद रखिएगा। इस वंश का प्रतापी शासक अमोघवर्ष हुआ है, जिसका शासनकाल 814 ईस्वी से 878 ईस्वी तक रहा है। अमोघवर्ष ने वीर नारायण की उपाधि धारण की थी और कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना की, जिसकी भाषा कन्नड़ थी। यानी कविराज मार्ग की रचना किसने की? अमोघवर्ष ने, जिसकी भाषा कन्नड़ थी। इसके प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं। इसके प्रमुख शासक, इसमें कई प्रमुख शासक हुए हैं। दंतदुर्ग जो संस्थापक थे इस वंश के, अमोघवर्ष, इंद्र तृतीय के शासनकाल में अलमसूदी भारत आया था। इसके बाद में कृष्ण तृतीय हुए हैं। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कर्क तृतीय है। अंतिम शासक जो चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय से पराजित हुआ था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह तैलभ द्वितीय से पराजित हुआ था, तो आप इसे याद रखिएगा। एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है, और आपको इस वीडियो के बाद में इस टॉपिक से कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। इसके बाद में देखते हैं वाकाटक वंश के बारे में। तो वाकाटक वंश की जो स्थापना हुई थी वो 255 ईस्वी में हुई थी, जिसकी स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी। यानी वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है? तो विंध्य शक्ति को माना जाता है इसे। इस वंश का प्रवरसेन द्वितीय एक शक्तिशाली शासक हुआ है, जिसने अपनी राजधानी नंदवर्धन से परवरपुर स्थानांतरण की। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की तथा सर्वसेन ने हर विजय प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की। यानी सेतुबंध की रचना किसने की? प्रवरसेन द्वितीय ने, और सर्वसेन ने हर विजय नामक प्राकृत ग्रंथ की रचना की। इसके बाद में देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक है वो सिंह विष्णु को माना जाता है। यानी पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु का जो शासनकाल है वो 565 ईस्वी से 600 ईस्वी तक का रहा है। सिंह विष्णु के राज्यसभा में संस्कृत के विद्वान भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किराता अर्जुनियम नामक महाकाव्य की रचना की। इसके बाद में हम लोग देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। जो इस वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक हुआ है, जिसका शासनकाल 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक के मध्य में रहा है। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेन सांग कांची की यात्रा पर गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी के चालुक्यों पर विजय प्राप्त की और विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन ने बादामी के चालुक्यों पर विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी।
इसके बाद देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो शासनकाल था वो 700 से 728 ईस्वी तक रहा है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने काशी के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था वो कैलाशनाथ मंदिर तथा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। वंश का जो अंतिम शासक हुआ है वो अपराजित हुआ है, जिसका नाम अपराजित था। इस वंश का यह अंतिम शासक हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं चोल वंश। यहाँ से एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा इसी वंश से बनते हैं, चाहे आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। चोल वंश के समकालीन वंश कौन था? तो चोल वंश के जो समकालीन वंश था वो पल्लव वंश था। यानी चोल वंश पल्लव वंश के समकालीन था। यह वंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच समुद्र तट पर स्थित था। यानी यह चोल वंश जो है यह पेन्नार नदी और कावेरी नदियों के बीच में समुद्र तट पर स्थित था। इस वंश का जो संस्थापक है वो विजयालय को माना जाता है। यानी चोल वंश का संस्थापक है वो विजयालय को माना जाता है। विजयालय ने तंजौर पर अधिकार कर नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। जो इस वंश का शासक था, जो इस वंश का संस्थापक था, उसने तंजौर पर अधिकार कर नरकेसरी की उपाधि धारण की। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रांतक प्रथम के बारे में, जिसका शासनकाल 907 ईस्वी से 953 ईस्वी के मध्य तक रहा है। बेलूर के युद्ध में राज सिंह द्वितीय तथा सिंघल श्रीलंका को कहा गया है कि संयुक्त सेना को पराजित कर मदुरा पर अधिकार कर लिया था। यानी जो प्रांतक प्रथम था वह इन दोनों की सेनाओं को पराजित कर मदुरा पर अधिकार कर लिया था और उसी के उपलक्ष्य में मदुरै कौंड की उपाधि धारण की। जो प्रांतक प्रथम था यह राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से तकोल्लम के युद्ध में पराजित हुआ था। इसके बाद में इस वंश की जो स्थिति थी वो थोड़ी कमजोर पड़ गई। उसके बाद तो राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी तक के मध्य का रहा है। राजराज प्रथम चोल शक्ति का पुनः जीर्णोद्धार किया। यानी इस शक्ति को पुनः से दोबारा से शक्ति प्राप्त हुई। पांड्य, चेर और सिंघल, जिसे श्रीलंका कहा गया है, के संगठन को पराजित किया। राजराज प्रथम ने पांड्य, चेर, सिंघल, जिसको श्रीलंका कहा गया है, के संगठन को पराजित किया था। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त कर ली। यह प्रथम चोल शासक था जो भूमि की पैमाइश कराई और तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके अन्य नाम हैं राजराजेश्वर मंदिर या राजराज मंदिर। यानी बृहदेश्वर मंदिर के अन्य नाम हैं राजराजेश्वर या राजराज मंदिर। इसके बाद हम लोग देखते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। यह राजराज प्रथम का पुत्र था। यानी राजेंद्र प्रथम जो है यह राजराज प्रथम का पुत्र था। यह पाल शासक महिपाल को 1022 ईस्वी में पराजित किया, जो बंगाल अभियान के अंतर्गत था, और गंगकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसके बाद हम देखते हैं राजेंद्र द्वितीय के बारे में। तो राजेंद्र द्वितीय ने रण क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था और कोप्पम के युद्ध में सोमेश्वर को पराजित किया। इस युद्ध में सोमेश्वर शर्मिंदा होकर नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में, जो इस वंश का एक महान शासक हुआ है, जिसका शासनकाल 1070 ईस्वी से 1120 ईस्वी के मध्य का रहा है। चोल चालुक्य रक्त मिश्रित इसे कहा गया है, जिसका पिता चालुक्य वंश का था और माता चोल राजकुमारी थी, इसीलिए इसे चालुक्य रक्त मिश्रित कहा गया है। इसने भूमि का पुनः सर्वेक्षण करवाया। माप के लिए इसने अपने पैर की छाप दी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में। इसका शासनकाल 1135 से 1150 ईस्वी तक के मध्य का रहा है। इसने चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाया और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। यानी
जो इस वंश का अंतिम शासक हुआ है वो राजेंद्र तृतीय हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक होते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।